हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी। देश में चुनाव का माहौल है, काफ़ी उठापटक चल रही है, काफ़ी सारे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और इस बीच इंडिया टाइम 24 न्यूज़ लगातार इंटरेक्ट कर रहा है कैंडिडेट से। और आज हम पश्चिमी दिल्ली में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में उतरी कमलजीत सरावत। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम, सबसे पहला मेरा यही सवाल है, जो अब चुनाव जो आ रहे हैं दिल्ली में 25 मई को है, पूरे चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ लगभग 32 पार्टियों का गठबंधन है। कैसे आप देख रहे हैं पूरा चुनाव? लगातार 40 दिन से जनता के बीच में जाना हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 साल में वादे किए और उन वादों को पूरा करके जो रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखी है, जनता उससे सहमत है, संतुष्ट है और जनता के मन में ये विश्वास है कि मोदी जी देश को सक्षम बनाने में, सुरक्षित वे में आगे बढ़ाने में काफ़ी देश की जनता की अपेक्षाओं पे पूरे उतरे हैं। तो उससे मुझे लगता है कि पूरी क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। काफ़ी जब से टिकट अनाउंस हुई है, आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। एक सवाल लोगों के दिमाग में आज भी खटक रहा है, प्रवेश वर्मा की टिकट क्यों कटी और आपको जो टिकट मिली है इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्योंकि कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि उनका पब्लिक इंटरेक्शन कम था और भी बहुत सारी बातें आ रही हैं। ये क्लियर मैं चाहूँगा आप करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसमें संगठन का महत्व सत्ता से भी अधिक है। जी। हमारे यहाँ पर पार्टी में जो निर्णय लेते हैं वो संगठन के लोग लेते हैं और सांसद हो या कोई भी प्रदेश अध्यक्ष के आगे उनका कोई स्थान नहीं होता है। तो यानी संगठन बहुत महत्वपूर्ण है। संगठन ने एक निर्णय ये लिया कि नारी शक्ति वंदन करना है, क्योंकि सोनिया गांधी जी ने भी प्रधानमंत्री जी से पूछ लिया था कि आप 29 में लागू क्यों कर रहे हो नारी शक्ति वंदन, आप अभी कर दीजिए। तो पार्टी को लगा कि ये एक नारी को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली में ज़रूरत है, तो उस नाते महिलाओं को प्रेफरेंस दी गई। और दूसरा, प्रवेश जी का बहुत अच्छा काम रहा है। 10 सालों में उन्होंने हॉस्पिटल खोलने के लिए, रोड बनाने के लिए क्षेत्र की जनता के बीच में लगातार आई भी है, काम भी किया है। लेकिन संगठन में एक पार्टी को और आगे मजबूत बनाना है तो आवश्यकता कहीं ना कहीं उनके दूसरे स्थान पर हो रही होगी। तो भारतीय जनता पार्टी में ये कोई मायने नहीं रखता है कि कार्यकर्ता सत्ता में या संगठन में है, दोनों में उसे बराबर का महत्व होता है और उसकी निर्णय में उतनी ही भागीदारी होती है। पूर्वांचल समुदाय का ख्याल मेरे ख्याल से मनोज तिवारी वाली सीट पर रखा गया। यहाँ जो आपके समक्ष कैंडिडेट हैं वो पूर्वांचल समाज से आते हैं और अगर बात की जाए ग्राउंड रियलिटी की, तो जो रेडी पटरी वाले हैं, जो झुग्गी वाले हैं, जो वेंडर्स हैं, उनकी जुबान पर ज़्यादातर आम आदमी पार्टी का नाम रहता है। पूर्वांचल के लोग हैं तो ये जो वोट बैंक है ये बहुत अहम है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में है। इसको आप कैसे अटैक करेंगे? प्रत्येक रेहड़ी पटरी वाले को प्रधानमंत्री जी ने स्वनिधि योजना के तहत लोन दिया। उनकी छोटी छोटी जरूरत होती है, अगले 3 दिन का सामान स्टॉक करना है, इस तरह की आवश्यकता रहती थी। तो 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का लोन मिला है। और दिल्ली में आप बाहर निकलेंगे, किसी भी रेहड़ी वाले से पूछ लीजिएगा, सबको मिला है। आपको पता भी नहीं हो, उनको भी मिला है। उनके लिए 20 रुपये में 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मात्र 20 रुपये में प्रधानमंत्री जी ने दी है। अनेक काम ऐसे किए हैं प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का नारा है कि गरीब, युवा, महिला, किसान, इन चारों को लेकर चलना है। तो इनके लिए मोदी जी पहले से ही बहुत अटेंशन रखते हैं। बात पूर्वांचल की जब आती है, पूर्वांचल एक ऐसा क्षेत्र है, पूर्वांचल में मैं बिहार को कहना चाहूँ स्पेशली, तो बिहार वो राज्य है जब पूरा अखंड भारत था तो भी वहाँ पर एक ही विश्वविद्यालय पूरे अखंड भारत में था जिसका स्थान था नालंदा विश्वविद्यालय। तो बिहार का राजनीति में हमेशा एक बहुत सोचा हुआ निर्णय होता है। तो दिल्ली देश की राजधानी है, मोदी जी देश के लिए, दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं। क्षेत्रवाद पर चुनाव नहीं जाएगा। मेरे पूर्वांचल के सभी साथी इस बात को मानेंगे कि देश के चुनाव में उन्हें देश में कौन अच्छा कर सकता है इसके लिए साथ जाना है। सरकार किसकी बन रही है, किसको वोट देने का फायदा है। तो मुझे लगता है ये किसी क्षेत्रवाद का चुनाव है ही नहीं। और रही बात लोगों के बीच में आने जाने की, तो मेरे क्षेत्र में जो पूर्वांचल लोग हैं वो जब भी कोई उनके ऊपर दिक्कत आई है, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के पास वो पहुंचे हैं तो सबने उनका आगे बढ़कर साथ दिया है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे अपोजिट व्यक्ति पूर्वांचल के नाम से बार बार स्टेटमेंट दे रहे कि पूर्वांचल उनका है, ऐसा नहीं है। पूर्वांचल देश के अच्छे काम करने वाले लोगों के साथ में है।
आप लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, क्या कुछ आपको बेसिक समस्याएं मिल रही हैं? लोग ज़्यादातर क्या शिकायतें कर रहे हैं और क्या कुछ आपकी अहम प्राथमिकताएं रहेंगी जब अगर जीत का ताज जनता आपको पहनाती है, तो क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी डेवलपमेंट को लेकर, काम को लेकर, जन कल्याण को लेकर? स्वास्थ्य की समस्याएं बहुत गंभीर हैं। मोहल्ला क्लिनिक टोटली फेल है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल खुले नहीं हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर लोगों में बहुत दिक्कत है। दूसरी बात, पेंशन लोगों की रुकी हुई है। जो हमारे बुजुर्ग हैं, 2016 के बाद कोई पेंशन नहीं लगी, कोई नया राशन कार्ड नहीं बन रहा है। ये सारी समस्याएं हैं। और पिछले 1 साल से, जब से दिल्ली में नगर निगम में आम आदमी पार्टी आई है, तब से क्षेत्र में गंदगी का भमार हो गया है। तो ये सब समस्याएं हमें लोगों से मिल रही हैं। लेकिन मोदी जी के किए कामों को लेकर लोगों के मन में संतुष्टि है कि जो कहा है वो किया है। तो लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है और जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके झूठे वादों को जनता अब समझ चुकी है। कमल जी, जिस तरह से आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, आप साफ सफाई की बात कर रहे हैं, आप पेंशन की बात कर रहे हैं, अभी तक तो सांसद आपके ही रहे थे, अभी तक वो काम हो क्यों नहीं पाया? सांसद हमारे बेशक रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य की योजना लागू करना स्टेट का काम होता है। जैसे कि आयुष्मान भारत, इससे बड़ी कोई योजना नहीं हो सकती विश्व में जो स्वास्थ्य के लिए संजीवनी बूटी हो। उसको अगर दिल्ली में लागू करना था तो उसके लिए भी दिल्ली सरकार की परमिशन चाहिए थी। फाइल बनाकर भेजी गई, केजरीवाल साहब ने मना कर दी। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक है, हमें 5 लाख की जो बीमा है, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस, वो नहीं चाहिए, जबकि मुझे लगता है उसकी बहुत सख्त जरूरत थी। तो इसी तरह अटल पेंशन को दिल्ली में लागू करने की कोशिश की गई, वो भी केजरीवाल साहब ने मना कर दिया। वही मैं कह रहा हूँ, तस्वीर तो आने, अगर आप जीतते भी तब तस्वीर तो वही रहेगी, क्योंकि एमसीडी में आम आदमी पार्टी, विधानसभा में आम आदमी पार्टी। इस चीज़ को कैसे करेंगे आप जनता के लिए? एक केंद्र का हॉस्पिटल की जगह नजफगढ़ में है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको जल्द से जल्द खोलें। और जो हमारी केंद्र की डिस्पेंसरीज हैं वो कहाँ कहाँ खुल सकती हैं, और आयुष्मान भारत लागू हो दिल्ली में, दिल्ली सरकार की मर्जी के बिना भी। इसके लिए अगर कोर्ट का कोई रास्ता होगा तो हम जरूर जाना चाहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं ये योजना दिल्ली में लागू हो। तो इसके लिए हम जरूर प्रयास करेंगे। दिल्ली में एक ट्रैफिक और अतिक्रमण की समस्या बहुत ज़्यादा है, और आप भी कहीं प्रचार के लिए जाते हो, यकीनन ट्रैफिक में फंस जाते होंगे। और ये समस्या से न सिर्फ आम आदमी जूझ रहा है, बड़े लोग, छोटे लोग, हर कोई जूझ रहा है। इसके लिए कोई आपने स्ट्रेटेजी तैयार की है? क्योंकि अतिक्रमण और ट्रैफिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और अतिक्रमण में कहा जाता है कि जो लोग रेडी पट्टी लगा रहे हैं, बहुत से लोग कहा जाता है कि इनकी कोई आधार नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी आपने बनाई कि इससे जनता को कम से कम राहत मिल सके? मेरे मेयर के समय पे टाउन वेंडिंग कमेटी, इसको मैंने फॉर्म किया था। टाउन वेंडिंग कमेटी में क्या किया जाता है कि आप 11 टाइप के स्टेक होल्डर्स को बनाकर एक कमेटी बनाते हैं, और फिर अपने एरिया में जहाँ जिस वेंडर की ज़रूरत है, क्योंकि बिना वेंडर भी एरिया हो नहीं सकता। सब्जी चाहिए, छोटा टेलर चाहिए, शू पॉलिश करने वाले चाहिए, इस तरह के लोग चाहिए हैं। तो आप वेंडर तो चाहिए, लेकिन वेंडर को स्थान का एलोकेशन होना चाहिए। तो इसके लिए टाउन वेंडिंग कमेटी के ऊपर मैंने बहुत काम किया, और अपने यहाँ के, मेरे पास उस टाइम पे 4 जोन थे, मैंने 11 कमेटी की प्रपोजल बनाकर दिल्ली सरकार को भेजी। इसके अंदर डीसीपी ट्रैफिक पुलिस, एमसीडी डिप्टी कमिश्नर, मार्केट एसोसिएशन, आरडब्ल्यूए, टाउन वेंडिंग, एनजीओज, इन सबको मिलाकर 11 टाइप के लोगों की कमेटी बनाई गई थी, जो ये डिफाइन करती कि वेंडर्स को कौन सी जगह दी जाए, कितनी दी जाए, और किस किस टाइप के वेंडर्स को दी जाए। इस तरह से प्लान आपने तैयार किया है? प्लान पूरा तैयार किया था, लेकिन वो केजरीवाल साहब ने फाइल अपने पास मंगवा ली, और 2018 से आज तक टाउन वेंडिंग कमेटी पे कोई काम नहीं हुआ। एक तो टाउन वेंडिंग कमेटी बनकर लाइसेंस बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिनका लाइसेंस बनेगा वो फिर अपना काम कर पाएंगे, और विदाउट लाइसेंस को हम हटा पाएंगे। दूसरी बात आपने ट्रैफिक की है। ट्रैफिक में कोई भी अल्टरनेट रोड दिल्ली को नहीं दिया गया। अगर द्वारका एक्सप्रेस रोड बना है, अर्बन एक्सटेंशन रोड बन रहा है, ये जितना भी आप पुष्पांजलि की तरफ रोड बनते हुए देख रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। अभी तक विकासपुरी की तरफ से जब आप जाते हैं, हमारा शिवाजी रोड है जो राजा गार्डन से लेकर नजफगढ़ तक आता है, और इसमें बहुत बड़ा पॉपुलेशन यहाँ से लेकर नांगलोई रोड के बीच में रहता है। तो अल्टरनेट रोड का प्रपोजल पास होकर बन जाना चाहिए था। मेट्रो लाइन नजफगढ़ से लेकर नांगलोई तक बन जानी चाहिए थी, ढांसा बॉर्डर तक बन जानी चाहिए थी, जिससे जाम पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि लोग मेट्रो को यूज़ कर लेंगे। तो ये सभी ब्लूप्रिंट्स मेरे पास रेडी हैं। जैसे ही हमारा निर्णय आता है, और जनता जनार्दन भगवान का रूप होती है, उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है और मैं सफल होती हूँ, तो ब्लूप्रिंट पे आपको
2 से 3 महीने में काम शुरू होता नजर आ जाएगा। चलिए, बहुत खुशी की बात है, और जो लोग आपको देख रहे होंगे यकीनन वो भी खुश होंगे, क्योंकि पूरा एक्शन प्लान आपने तैयार किया हुआ है। जैसे कि अतिक्रमण की हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं, जैसे उत्तम नगर का जाम हो गया, एक डाबडी सागरपुर नाला रोड हो गया, वो डीडीए का है। वहाँ पर जब पार्षद से बात की जाती है अतिक्रमण के बारे में, वो कहते हैं कि सांसद बीजेपी के हैं, एक जॉइंट एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस केंद्र सरकार के अंदर आती है, तो वहाँ कहीं ना कहीं जो है जॉइंट मुहिम चलानी पड़ेगी। इस पर आप क्या कहेंगे मैम? किसी भी प्रॉब्लम की अगर रूट में जाना है तो सभी स्टेक होल्डर्स को वहाँ इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा अपना 6 साल का एक्सपीरियंस है कि सभी स्टेक होल्डर की सहमति से जब पॉलिसी बनती है तो फिर उसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें हर एक की बात को सुना जाता है, समझा जाता है और इम्प्लीमेंटेशन में बेस्ट को लाया जाता है। तो आपको ये जितनी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, मैं एश्योर करना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मुझे टाइम 2 महीने 4 महीने लग सकता है, लेकिन एक लिमिट के बाद कोई भी बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपके ऊपर ये भी आरोप लग रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, बड़े शीर्ष नेता जो हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। आपका प्रचार करने के लिए तो मोदी जी आएंगे, जेपी नड्डा आएंगे, लेकिन उनका जो प्रचार करने के लिए वो सब जेल में हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि लगातार जो है आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा? कोविड के समय जब देश के मुख्यमंत्री की दिल्ली को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री मतलब हमारी राजधानी हो गई, तो हमारे तो देश के मुख्यमंत्री हो गए जब वो यहाँ पर थे। दिल्ली को उनको संभालना चाहिए था, नहीं संभाला। कोविड के इंजेक्शन्स नहीं मिले, बेड नहीं मिले, लेकिन पॉलिसी बन गई एक्साइज पॉलिसी। एक्साइज पॉलिसी में सभी रूल्स को चेंज कर दिया गया। फंडामेंटल जो एक प्रिंसिपल फॉलो होते हैं किसी पॉलिसी में, उन सबको चेंज किया गया। और जो उनके साथ चेंज करने वाले और करप्शन में इंक्लूड थे, उन्हीं लोगों ने आज गवर्नमेंट अप्रूवर बन के उन जगह को बताया कि कहाँ पर लेन देन हुआ है, कैसे हुआ है, किस फॉर्म में हुआ है। तो उन्हीं के लोग आज सरकारी गवाह बने हैं। तो आज अगर वो जेल में, तो अपनी वजह से हैं। अगर उनको जेल से बचना था तो वो अपना 4 महीने से ईडी उनको बुला रही थी, वो जाते अपनी बात कहते, लेकिन वो सिंपैथी गेन करने के लिए ही दिल्ली की जनता को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे थे। लेकिन दिल्ली की जनता समझदार है, उन्हें पता है 9 महीने से जिस व्यक्ति को नोटिस दिए जा रहे हैं, जो खुद एक IRS है, जिसे नोटिस की वैल्यू पता है, दिल्ली में आप 15 मिनट की बजा के आप डिसीजन, वहाँ पर जो उनके क्वेश्चन होते हैं आप जवाब देकर आ सकते थे। नहीं तो लोग तो ये भी पूछ रहे हैं ना, विपक्ष के नेताओं को ही जेल क्यों भेजा जा रहा है? हेमंत सोरेन की बात करें या केजरीवाल की बात करें, इतना बड़ा देश है, बीजेपी की सरकार है, वहाँ छापे नहीं पड़ रहे हैं, वहाँ ईडी नहीं जा रही है, विपक्ष के नेताओं यहीं पर क्यों जा रही है? ईडी वहाँ पर जा रही है जहाँ पर कि करप्शन हो रहा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने शराब नीति को किस तरह से बदलकर दिल्ली में लागू किया, ये आम व्यक्ति भी समझ सकता है। हेमंत सोरेन ने जिस तरह से पॉलिसीज को चेंज किया, आम आदमी पार्टी और हेमंत सोरेन की बजाय जहाँ भाजपा आई है, वहाँ रूल्स को और स्ट्रिक्ट करके सिंगल विंडो किया गया है। तो जहाँ इस तरह के काम होंगे वहीं ईडी जाएगी, वहीं पे CBI जाएगी। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग बनाया है कि वहाँ पर कोई भी काम गलत हो नहीं सकता, तो वहाँ पर कैसे उंगली उठ सकती है? देश के खिलाड़ी जब ब्रजभूषण पर आरोप लगाते हैं तो सबसे पहले गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए, ये भी लोग कह रहे हैं, क्योंकि FIR भी हुई, सबूत भी मिले, वीडियो ऑडियो भी गई है। जब ब्रजभूषण जी के ऊपर आरोप लगे, सबसे पहली बात, ब्रजभूषण जी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाए थे। उनका अपना एक चुनाव होता है जिसमें बहुत सालों से बनते हुए आ रहे थे। जिस पर टाइम में उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका टेन्योर खत्म हो चुका था जी। जब उनका टेन्योर खत्म है, उस समय पर आरोप लग रहे हैं, तो गवर्नमेंट को देखना पड़ता है कि एक व्यक्ति पे 10 साल से कोई आरोप नहीं लगे, और जब टेन्योर खत्म हो रहा है तो आरोप लग रहे हैं, और वो व्यक्ति वहाँ से जाने वाला है। आप उसको चुनाव में हरा लीजिए और हमें वेरीफाई करने दीजिए। अगर वेरिफिकेशन में वो चीज़ें ठीक है तो उनको जेल भेज दिया जाएगा। देखिए, FIR कोई खेल नहीं है बच्चों का, जिसे अचानक कर दिया जाए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके FIR होती है। तो उनके 10 साल के जो उनके ऊपर आरोप थे, उनके वेरीफाई करने में जितना समय लगा, सेंटर ने उसके ऊपर एक्शन लिया है। लेकिन बिना वेरिफिकेशन के कोई काम नहीं। अभी आप केजरीवाल जी की बात करें, गवर्नमेंट अप्रूवर इनके अपने लोग बने हैं जी। उनके ऊपर जब तक उनके फ़ोन से, उनके लैपटॉप से, उस होटल के रूम से जहाँ से कि ये सारी ड्राफ्ट पॉलिसी को लीक किया गया, जो उनका बिजनेस कन्वेंशन सेंटर होता है, वहाँ से जब तक फॉरेंसिक ने पूरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किए, हाथ में नहीं डाले, जब सारी चीज़ें सबूत में आ गई हैं, तब जाके उनको गिरफ्तार किया गया है।
चलिए, बिजी शेड्यूल है आपका, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आखिरी सवाल, जब पश्चिमी दिल्ली की जनता चुनाव की लाइन में खड़ी हो, इलेक्शन की लाइन में खड़ी हो चुनाव देने के लिए, क्या सोच कर उन्हें अपना मतदान देना चाहिए, क्या सोच कर वोट देना चाहिए? सशक्त भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और भारत की संस्कृति विरासत को लेकर चलने वाले दल को, जो भारत माँ को प्रथम रखकर काम कर रहे हैं, उनके हित में वोट डालने की इच्छा लेकर वोट डालना चाहिए। तो ये थी हमारे साथ कमलजीत सहरावत, जिन्होंने हर एक सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, नए विषय पर। देखते रहिए इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।